भारत आदिवासी पार्टी जीतती है तो हम लोग ये चाहते हैं कि 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ और प्रथम आम चुनाव हुआ 1951। और 1951 के बाद में जो आम चुनाव हुए, जो भी नेता बने, जो भी पार्टियां सत्ता में रही, उन पार्टियों ने अपने मुंह से दोनों हाथ से खाया लड्डू, और उस लड्डू जो खाया है जनता का पैसा खाया है, मुंह से खाया हुआ हम नाक से निकालने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जोहार, मैं अनिल कुमार बीपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्री के पास, यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी के नामांकन रैली हुई है। यहाँ पे हमें कांति दादा मिले हैं, भारत आदिवासी पार्टी के फाउंडर। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है यहाँ का और क्या रणनीति है इनकी। नमस्ते सर। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। धन्यवाद। आज नामांकन रैली का माहौल कैसा रहा यहाँ पे? बहुत बढ़िया तरीके, शानदार तरीके से रहा। चित्तौड़ के अंदर हमारी उपस्थिति दर्ज करवाना ही माहौल बन गया। अच्छा, तो क्या मांगू दादा इस बार लोकसभा सीट जीत पाएंगे चित्तौड़गढ़? देखिए, उदयलाल आजना जीत पाएंगे, सीपी जोशी जीत पाएंगे, या जो भी कांग्रेस बीजेपी के बड़े बड़े लीडर है वो जीत पाएंगे। वो अपन नहीं कह सकते। मतदाता पेटी के अंदर, ईवीएम के अंदर वोट डालेंगे, उसके बाद जब खोलेंगे तब कहेंगे कि जीत पाएंगे। इसलिए हम आपका सीपी जोशी का नहीं बोल सकते, उदयलाल आजना का नहीं बोल सकते, मांगीलाल का नहीं बोल सकते, कोई आपका दिल्ली भर उसका नहीं बोल सकते। वो तो जिस दिन पेटी खुलेगी उस दिन कहेंगे कि हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि हर कोई आदमी कहता है कि हम लोग जीत रहे हैं और जीतने के लिए फार्म भर रहे हैं। तो हमारे मांगीलाल नलमा का भी हम लोग जीत रहे हैं और जीतने के लिए ही फार्म भरवाया जा रहा है। तो भारत आदिवासी पार्टी के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि ये खाली आदिवासियों के हक अधिकार की बात करती है, इसके बारे में क्या कहना आपका? भाई, मानवता की बात करते हैं हम। सबसे बड़ी बात तो मानवता की बात करते हैं। आदिवासी की बात करना, भारत आदिवासी मतलब शब्द लिखा है आदिवासी, इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासी की पार्टी है। इसके अंदर हम लोग वैसे ही बोल रहे हैं, माइनॉरिटी, दलित, ओबीसी और जो भी जनरल वर्ग का है, शोषित, पीड़ित, वंचित, चाहे वो जैन हो, ब्राह्मण हो या राजपूत हो, कलाल हो, कुछ भी जाति समाज का आदमी हो, इस पार्टी में आ सकता है। हम पदाधिकारी बना रहे हैं, हम पद दे रहे हैं, लेकिन उनमें मानसिकता बनी हुई है, उनमें एक प्रकार की द्वेष भावना है कि आदिवासी की पार्टी है। जातिवाद वो कर रहे हैं। आज की तारीख में आप लोग देख लिए जाए, कांग्रेस और बीजेपी धर्म के आधार पर कितने मुसलमानों को देना टिकट, कितने ब्राह्मण को, कितने राजपूतों को, कितने जाट को, कितने आपके सिखों को वो आपका मैंडेट देना है, वो बंटवारा कर रही है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हमारे साथ में आ जाइए, जिसको लड़ना है हम मैंडेट देने के लिए तैयार है, जो आना है वो आ जाए। इसलिए ये बात गलत बता रहे हैं कि ये आदिवासी की पार्टी, ये तमाम वर्ग की पार्टी। अच्छा, तो भारत आदिवासी पार्टी जीतती है तो यहाँ की जनता के लिए क्या विकास होने वाला है? भारत आदिवासी पार्टी जीतती है तो हम लोग ये चाहते हैं कि 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ और प्रथम आम चुनाव हुआ 1951। और 1951 के बाद में जो आम चुनाव हुए, जो भी नेता बने, जो भी पार्टियां सत्ता में रही, उन पार्टियों ने अपने मुंह से दोनों हाथ से खाया लड्डू, और उस लड्डू जो खाया है जनता का पैसा खाया है, मुंह से खाया हुआ हम नाक से निकालने का प्रयास करेंगे। और इस जनता का विकास के लिए जो भी हो सके वो हम लोग काम करेंगे। और इस इलाके में पानी की समस्या है, पलायन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, रिजर्वेशन आरक्षण की समस्या है, वो सारी समस्याओं को दुरुस्त करने का हम लोग काम करेंगे। और रोज़गार जो नहीं मिल रहा है इस इलाके में, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, जनरल हो, रोज़गार की समस्या बहुत भयंकर तरीके से। आज नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, बीजेपी कह रही थी 15-15 लाख रुपये सबके खाते में दिलाऊंगा, 1 रुपया भी नहीं आया। और वो कह रहे कि तो जुमलाबाजी था, ऐसा बता रहे हैं। और आज देश के अंदर इतना बड़ा कर्ज हो गया है, आज देश इंटरनेशनल कर्ज से डूबा हुआ है। आज जो आपका कर्मचारी वर्ग है वो आपका 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के लिए लालायित है, लेकिन 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा, क्योंकि आज देश के अंदर इतनी आपकी ऋण चढ़ गया है कि हर आदमी के ऊपर आज हज़ारों रुपये का ऋण है। जो गरीब आदमी उसको पता ही नहीं कि मेरे ऊपर ऋण कहाँ से। आज देश के अंदर जो आम पैसा गरीबों का था वो पैसा पूंजीपतियों पर लुटा जा रहा है। पूंजीपतियों का करोड़ रुपया माफ़ किया जा रहा है, लेकिन गरीब लोगों का कोई पैसा माफ़ नहीं किया जा रहा है। ये बात लेके हम लोग संसद में लड़ेंगे। दूसरी बात ये लड़ेंगे कि भाई, आपके बड़े बड़े, मैं किसी धर्म संप्रदाय का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ देश के युवाओं से, देश की आम जनताओं से, बड़े बड़े मंदिर, चर्च, मस्जिद बनाने से देश का विकास नहीं होगा, इसमें लड़ाई ही होगी। और हम चाहते हैं देश में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बने,
किसी ज़माने हमारा देश शिक्षा का हब था, बाहर से लोग आते थे, तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। आज की तारीख में सारे नष्ट नाबूद हो गए और उसी जगह पे बड़े बड़े मस्जिद मंदिर न जाने कौन सी लड़ाई में पड़ गए। आज देश बर्बाद की ओर जा रहा है। हम चाहते हैं कि कम से कम हमारा एक दो सांसद वहाँ जीत के जावें। एक दो तो मैं इस इलाके कह रहा हूँ, हम लोग पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। लगभग हम जितने भी जीत के जाएंगे तो इन मुद्दों पे बात करेंगे। और जो लोग भ्रष्टाचार फैला रहे, देश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे, संविधान को संशोधन करने की बात कर रहे, उसके खिलाफ में कोई तो आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। इसलिए मांगीलाल नंदनवा को हम लोग आज चित्तौड़ से फार्म भर रहे हैं, इसलिए उसको जिताने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। अच्छा, तो विपक्ष पार्टियां पूरी ईवीएम पे एक बड़ा सवाल उठा रही है, ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, आप क्या रखते हो इस बारे में? अरे भाई, मैं चुनाव लड़ा 2019 के अंदर, एक माहौल था, 1 लाख लोग मेरा फार्म भरने आए थे। देश का पहला फार्म भरना मेरा रहा। देश के अंदर मैंने ही लोगों को सिखाया कि फार्म भरने के लिए कितने लोग आने चाहिए। 2019 के अंदर 1 लाख लोग मेरा फार्म भरने आए और बांसवाड़ा के अंदर छप्पे पर नाम था कि कांति भाई आदिवासियों को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन मुझे एहसास हो गया कि ईवीएम ने धोखा दिया और सारे वोट मेरे डाइवर्ट हो गए और बीजेपी एक तरफा जीत गई। जिस आदमी का कोई माहौल नहीं था, नाम नहीं जानते थे, उस आदमी जीत गया। इस प्रकार से देश में जिस प्रकार से ईवीएम के विरोध में लोग बात कर रहे हैं, तो हम तो पहले ही ईवीएम के विरोध में ज्ञापन दे चुके हैं। ईवीएम नहीं चलना चाहिए, बैलेट पेपर से वोटिंग होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटे छोटे दल उठा रहे हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी को भी ईवीएम के विरोध में आवाज़ उठानी चाहिए। ये नहीं उठा रहे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 10 बार तू 10 साल तू 10 बार 10 साल में ये कोई माहौल था। अगर अब की बार कांग्रेस वापस आ जाती है सत्ता में तो 10-10 साल का जो करार हुआ था वो पूर्ण माना जाएगा। उसके बाद में देश में ऐसी एक क्रांति आएगी। ये सारे युवा खड़े हैं मेरे आजू बाजू, देखिए आज पूरा ये इलाका है जिसको हम बिल प्रदेश कहते हैं, राजस्थान का दक्षिणी इलाका, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जिसमें हम लोग वर्चस्व के साथ में काम कर रहे हैं। और देश के अन्य इलाकों में भी हम लोग 10 राज्यों में हमारे आदिवासी फैले हुए, 5वीं अनुसूची का इलाका है, 6ठी अनुसूची इलाका है, वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम माइनॉरिटी में काम कर रहे हैं, हम दलितों में काम कर रहे हैं, मवेशी काम कर रहे हैं। तो हम लोग साथ में सभी को साथ में लेके देश की सत्ता परिवर्तन करने के लिए एक युवा में जोश भरेंगे। विश्व में ये हमने देखा, इतिहास रहा है, अगर युवा ने अपनी हवा बदली है तो परिवर्तन आया सत्ता का। तो भारत के युवाओं को हम लोग आह्वान करेंगे कि आने वाले समय में आप अपने जोश खरोश के साथ में देश की सत्ता परिवर्तन करने के लिए आप लोग आगे आइए। तो बीजेपी एक नारा लगा रही है इस बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अगर 400 पार होता है तो हम संविधान में संशोधन करेंगे, इसके बारे में क्या कहना है? बीजेपी का घंटा संविधान में संशोधन करेगी? बीजेपी ने थोड़ी बनाया है संविधान। बीजेपी संविधान बनाने वाला बाप थोड़ी है, बाप तो हम है। इस देश के आदिवासी इस देश के मूल मालिक हैं। तो आदिवासियों के बारे में आप लोग को कोई फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है। और हम पे संविधान का कौन सा कानून लागू होगा, कौन सा कानून लागू नहीं होगा, हमारे बाप दादा पहले से डिसाइड करके गए। तो हम लोग साथ साथ में कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से आदिवासियों को 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का प्रावधान मिला हुआ है, तो वो संविधान के तहत मिला हुआ है, तो वो इसको संशोधन करने का सोच रहे हैं। लेकिन हमारे इलाके में पुलिस आएगी नहीं आएगी, कानून लागू होगा लागू नहीं होगा, हमारी ग्राम सभा तय करेगी, वो हमारे इलाके का हम लोग तय करेंगे। और दूसरा, जयपाल सिंह मुंडा जैसे, भीमराव अम्बेडकर जैसे कहाँ से लाएंगे बीजेपी के लोग? ये आरएसएस के लोग आके संविधान संशोधन करेंगे क्या? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, छोटे मोटे जो भी पार्टियाँ हो, अगर संविधान संशोधन हो गया तो आने वाले समय में आप लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए आप सभी एक मंच पर आके चुनाव जाए कहीं दूर, और एक मंच पर आके देश में ऐसी क्रांति होगी। संविधान संशोधन हो गया, अगर उन्होंने कुछ ऐसा अमेंडमेंट किया तो देश के अंदर ऐसी ज्वाला फूटेगी जिसके जिम्मेदार आरएसएस और बीजेपी रहेगी, जिसमें नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह और छोटे मोटे इनके सारे नेता वो जिम्मेदार रहेंगे। जनता को जवाब देना पड़ेगा और उनको घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संविधान संशोधन करने की तो बात ही भूल जाइए, क्योंकि संविधान बीजेपी की देन नहीं है, संविधान भारत के हर नागरिक की देन है, 140 करोड़ जनता की देन है। इसलिए संविधान संशोधन किया और करने का प्रयास किया तो बहुत बड़ी ठुकाई होगी। तो लास्ट में यहाँ पे जो जनता आ नहीं पाई उसके लिए क्या कहना चाहोगे? मतलब कौन सी जनता? जो आपकी लोकसभा सीट में पड़ती है या भारत आदिवासी पार्टी को चाहती है, जो नहीं आ पाई यहाँ पे, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए भाई, ऐसा है कि कल हमारा राजकुमार का फार्म भरा था। मैं कल बांसवाड़ा गया था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए थे। आज हमारा फार्म उदयपुर में भरा जा रहा है। चित्तौड़ का फार्म 4 तारीख को भरना था, उदयपुर का 2 तारीख को भरना था। तो जो जनता नहीं आ पाई,
अब कांग्रेस और बीजेपी के पास तो साधन संपन्न है, उनके पास तो रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी उदयलाल जी आंजना साहब है, उनके पास तो करोड़ों रुपया है, उनका तो विदेशों में फंड चलता है। सीपी जोशी साहब है, सीपी जोशी साहब है, उनके तो अभी आपका ये राजस्थान के उपाध्यक्ष हैं, राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो उनके पास तो करोड़ों और अरबों करोड़ों का फंड है। तो हमारे लोगों को पैसों के अभाव में वो चित्तौड़ तक नहीं आ पाए। तो उनका मेरा एक ही संदेश है, आप सभी लोग एक मुश्त होकर सावधानी पूर्वक वोटिंग करवाइए। मांगीलाल चुनाव नहीं लड़ रहा है, आप चुनाव लड़ रहे हो, आपकी विचारधारा चुनाव लड़ रही है, और आप ऐसा समझ के वोटिंग करवाइए कि मैं ही मांगीलाल हूँ, मैं ही संसद तक जाने वाला हूँ, मैं ही आदिवासी, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और तमाम जो शोषित वंचित अन्य सामान्य वर्ग है उनकी आवाज़ उठाऊंगा और मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा। ऐसी आवाज़, ऐसी आशा विश्वास के साथ में आप लोग मांगीलाल को वोट कराएंगे और जिताएंगे। ये मेरा संदेश जो आज नहीं आए उन लोगों के लिए है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। थैंक यू सर।